नमस्कार। आज के जो फर्स्ट ग्रेड जनरल साइंस का पेपर है उसके लिए जो आनुवांशिकी में हम पढ़ रहे थे, और आनुवांशिकी में आज हम देखेंगे मेंडल ने जो विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया था, संकरण जिसे हम बोलते हैं। और मेंडल ने दो प्रकार के संकरण की व्याख्या यहाँ पर की है। एक तो होता है एकल संकर संकरण। इसमें क्या होता है, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लंबा पौधा लिया है एक तो, और एक पौधा लिया है आपने बौना, और लंबे और बौने पौधे के मध्य में जो क्रॉस कराया, उस क्रॉस से जो संतति प्राप्त हुई, पहली संतति और दूसरी पद्धति, उस पद्धति में दो प्रकार के अनुपात यहाँ पर निकाले गए थे, एक लक्षण प्रारूप और एक जीनी प्रारूप। तो आज हम समझेंगे कि क्रॉस के फलस्वरूप F1 पीडी और F2 पीडी में कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं पौधे के अंतर्गत, और उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में क्या अंतर है। तो जब हम जीन प्रारूप की बात करते हैं, जीनोटाइप की, तो देखिएगा जीन प्रारूप क्या होता है, जीव का आनुवांशिक संगठन ही जीन प्रारूप होता है। ये कभी चेंज नहीं होता है। जीन प्रारूप में जो आनुवांशिक संगठन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लंबा पौधा है, और लंबे पौधे के लिए कारक लेते हैं हम कैपिटल टी, और बौना पौधा जो होता है उसके लिए कारक लेते हैं हम स्मॉल टी। तो ये जो कारक है वो युग्म में होते हैं, और इसके बाद युग्मक का निर्माण होता है। तो यहाँ युग्मक बनेगा कैपिटल टी और कैपिटल टी, और यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब इन दोनों से जो संतति प्राप्त होगी, तो उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ ये आपको F1 पीडी यहाँ पर पहली जो संतति होती है वो पहली संतति हमको प्राप्त हुई। अब पहली संतति में यदि हम देखें तो यहाँ एक कैपिटल टी भी है कारक के रूप में, और स्मॉल टी भी है। लेकिन चूंकि कैपिटल टी जो लंबापन का कारक है वो प्रभावी कारक है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, एक प्रभावी कारक होता है और एक अप्रभावी कारक होता है। जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी, और जो नहीं दिखाई देता है वो अप्रभावी। तो यहाँ सभी पौधे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे। F1 पीढ़ी में जो आपको पौधे प्राप्त होंगे वो सभी पौधे क्या होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रभावी कारक क्या है, कैपिटल टी। लेकिन यहाँ पर स्मॉल टी का जो जीन है वो भी उपस्थित है। तो फिनोटाइप अगर अपन देखेंगे यहाँ पर लक्षण प्रारूप, तो लक्षण प्रारूप क्या होता है, जो बाह्य गुण होता है, जो एक्सटर्नल गुण अपन जिसको बोलते हैं, जो बाहर से दिखाई देता है। तो जब इस F1 पीढ़ी में हम पौधों का अध्ययन करेंगे तो ये पौधे हमको सभी पौधे कैसे दिखाई देंगे, लंबे पौधे दिखाई देंगे। तो लंबापन जो कारक है वो इसका हो गया लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। लेकिन इसमें अप्रभावी जीन भी प्रेजेंट है स्मॉल टी के रूप में, तो ये इसका जीनोटाइप होगा। अब हम सबसे पहले जीन प्रारूप की बात कर रहे हैं। तो किसी जीव का आनुवांशिक संगठन जो होता है, याद रखना है, आनुवांशिक संगठन जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। अब ये जीन प्रारूप जो होता है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, जबकि लक्षण प्रारूप क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। जीन प्रारूप पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वातावरण कैसा है, क्योंकि वातावरण के अनुरूप पौधे में या संतति में जो बाह्य गुण परिवर्तित होंगे वो तो लक्षण प्रारूप है, लेकिन आंतरिक जो गुण हैं वो उन गुणों पर वातावरण का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रारूप पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जीन प्रारूप पर वातावरण का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, और समय के साथ भी ये परिवर्तित नहीं होता है। एक जीन प्रारूप के लिए लक्षण प्रारूप हमेशा एक ही रहता है। एक जीन प्रारूप के लिए क्या होता है, लक्षण जो प्रारूप होता है वो हमेशा एक ही होता है। जैसे बौनेपन के लिए स्मॉल टी, लंबे के लिए कैपिटल टी। तो लक्षण प्रारूप हमेशा क्या रहेगा, उसका एक ही रहेगा, एक जीन प्रारूप के लिए। अब लक्षण प्रारूप की बात करें तो लक्षण प्रारूप किसी जीव की बाह्य प्रतीति को, देखिए
बाह्य प्रतीति, जो हमको संतति में पौधा बाह्य रूप से दिखाई देगा वो लंबा दिखाई दे रहा है, शुद्ध लंबा दिखाई दे रहा है या बौना दिखाई दे रहा है। अब देखो शुद्ध या अशुद्ध, अब ये जो हमारा F1 पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त हुआ है इसमें बौनेपन का कारक भी है, तो शुद्ध लंबा तो नहीं है, ये कैसा है, अशुद्ध लंबा है। कैसा लंबा है, अशुद्ध लंबा है। तो अब बाह्य रूप से तो हमको लंबा दिखाई दे रहा है, तो वो तो लक्षण प्रारूप हो गया, लेकिन कैसा है, ये अशुद्ध लंबा है, तो ये इसका कौन सा हो गया, जीनोटाइप के अंतर्गत आ गया। ठीक है। दूसरी बात, लक्षण प्रारूप क्या होता है, समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। भाई एक बच्चे ने जब जन्म लिया और जब बच्चा बड़ा होगा तो उसमें परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वो हो सकता है प्रारंभ में कमज़ोर हो, बाद में हेल्थी हो गया हो, प्रारंभ में गोरा है, बाद में काला है, तो वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो लक्षण प्रारूप एक बाह्य प्रतीति का लक्षण होता है जो समय के अनुसार परिवर्तित होता है, और लक्षण प्रारूप पर वातावरण के अनुसार ये परिवर्तित हो सकता है। एक लक्षण प्रारूप के लिए अलग अलग जीन प्रारूप हो सकते हैं। अब अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, मान लीजिए कैपिटल टी और कैपिटल टी है तो ये शुद्ध लंबा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो अशुद्ध लंबा है, जबकि दोनों ही लंबे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो एक लक्षण प्रारूप के लिए अलग अलग जीन प्रारूप भी हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब हम यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले युग्मक निर्माण, लेकिन युग्मक निर्माण की हम बात करेंगे डी संकर संकरण में। अभी हम देख रहे हैं मेंडल का एकल संकरण। देखिए आपके पास एक नर और एक मादा, नर को अपन इस तरीके से व्यक्त करते हैं, मादा को इस तरीके से व्यक्त करते हैं। अब ये नर और मादा जो है वो इसके जनक होंगे, पेरेंट्स। अब हमने मटर के पौधे का एक विपर्यासी लक्षण लिया है, वो लंबाई को लेकर के, पौधे की लंबाई। अब वो पौधा लंबा हो सकता है और पौधा बौना। मान लीजिए नर जो है वो लंबा पौधा है और मादा जो है वो बौना पौधा है, तो लंबे के जो जीन प्रारूप होगा, आपका जीन होंगे कारक वो कैपिटल टी, और बौने पौधे में जो कारक होंगे वो स्मॉल टी। तो सबसे पहले जनक से क्या होते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दोनों ही कारक कैपिटल टी है तो एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा कैपिटल टी, और यहाँ पर दोनों ही कारक स्मॉल टी है तो यहाँ भी एक ही युग्मक बनेगा स्मॉल टी। जब दोनों के मध्य क्रॉस होगा, क्योंकि जब आपके युग्मनज का निर्माण होता है तो जनक से युग्मक आपस में मिलते हैं संतति में, तो लंबा पौधा जो है उसका युग्मक तो क्या हो गया कैपिटल टी, और बौना पौधा है उसका युग्मक क्या हो गया स्मॉल टी। तो टी और स्मॉल टी के मिलने से क्या बन गया आपके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इस पौधे को यदि हम देखें तो ये पौधा वास्तविक रूप से, बाह्य रूप से हमको लंबा पौधे, सभी पौधे जो F1 पीढ़ी में हमको प्राप्त होंगे वो सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। तो 100% हम आपको पौधा कैसा प्राप्त होगा, लंबा। लेकिन आगे मेंडल ने क्या किया कि जो F1 पीढ़ी से संतति प्राप्त हुई उन्हीं में स्वपरागण कराया, मतलब इसी प्रकार की एक नर और एक मादा को लेकर के और उनमें स्वपरागण की क्रिया कराई, तो उससे एक नई संतति प्राप्त हुई F2। जैसे हमने जनक के रूप में जो F1 पीढ़ी से आपको लंबा पौधा प्राप्त हुआ था टी और स्मॉल टी के रूप में नर और मादा लिया। अब इनके मध्य में जब हमने स्वपरागण कराया तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके जनक जो है वो जनक के रूप में, नर के रूप में तो क्या हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी, और मादा के रूप में भी क्या हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी। क्योंकि नर और जो मादा F1 पीढ़ी में प्राप्त होंगे वो सभी एक जैसे प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबे। अब इनके मध्य जब क्रॉस कराया तो यहाँ से क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, और इससे भी क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो इससे युग्मक बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इससे बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनमें जब स्वनिषेचन हुआ तो ये युग्मन के मिलने से जो युग्मनज बनेंगे, जो संतति प्राप्त होगी, उस संतति को इस तरीके से एक चेकर बोर्ड के माध्यम से मेंडल ने यहाँ पर व्यक्त किया।
तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो ये संतति प्राप्त होगी वो आपकी इसकी दूसरी पीढ़ी होगी। तो दूसरी पीढ़ी में पौधे कैसे प्राप्त होंगे? तो देखिए आपके पास नर युग्मक कौन से हुए? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और मादा युग्मक कौन से हुए? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब एक नर का युग्मक और एक मादा का युग्मक, तो टी और टी से क्या बन गई संतति? कैपिटल टी कैपिटल टी। टी और स्मॉल टी से क्या बन गई? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्या बन गई? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और स्मॉल टी और स्मॉल टी से क्या बन गई? स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब जो हमको F2 पीढ़ी में संतति प्राप्त हुई। अब इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें लंबे पौधे कितने दिखाई दे रहे हैं, वही लक्षण प्रारूप। अपन कौन सा प्रारूप निकालेंगे? यहाँ पर सबसे पहले लक्षण प्रारूप की बात कर लेते हैं। तो लक्षण प्रारूप बाह्य प्रतीति होती है जिस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ सकता है, समय के साथ ही वो परिवर्तित हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर लंबे पौधे कितने हैं, तो लंबे पौधा कौन होगा? जिसमें कैपिटल टी कारक होगा। तो कैपिटल टी किसमें है? एक तो इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें। ये तीन जो संतति है, इन तीन संतति में क्या है? आपका लंबापन का कारक प्रेजेंट है, कैपिटल टी प्रेजेंट है। तो लंबे पौधे 3। और यदि बौने पौधे की बात करें तो आपके पास बौना पौधा मात्र केवल क्या हुआ? 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ लक्षण प्रारूप अगर हम बात करें, एक संकर संकरण में लक्षण प्रारूप क्या होता है? तो 3:1। ये आपको याद रखना है। अब हम जीन प्रारूप की बात कर रहे हैं। अब जीन प्रारूप जो होता है उसमें आपको देखना है कि एक तो शुद्ध लंबा और दूसरे पौधे अशुद्ध लंबे और तीसरे शुद्ध बौना, अशुद्ध शुद्ध लंबा। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ कि शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं, तो शुद्ध लंबे पौधे कौन होंगे? जिसमें दोनों ही कारक समान होंगे, लंबे कैपिटल टी। तो वो कितना है? 1 ही है ना। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी कितना प्राप्त हुआ? 1। और अशुद्ध लंबे जिसमें कैपिटल टी कारक भी है और स्मॉल टी कारक भी है, तो ऐसे पौधे कितने हैं? 2। और शुद्ध बौना जिसमें दोनों ही कारक क्या है? स्मॉल टी, वो कितना है? 1। तो यहाँ पर आपके पास जो रेशो निकल के आया वो क्या निकल के आया? 1:2:1। तो इस तरीके से मेंडल ने एक संकर संकरण में जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर के क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, जबकि उन्हीं F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वयं निषेचन कराया तो F2 पीढ़ी में 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना प्राप्त हुआ, जो कि उसका लक्षण प्रारूप था। जबकि शुद्ध लंबा 1 था, अशुद्ध लंबे 2 थे और शुद्ध बौना कितना था? 1। अर्थात ये इसका जीन प्रारूप था 1:2:1। तो यहाँ आपसे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब यही क्रॉस हम बीज के आकार को लेकर के निकाल सकते हैं, जैसे गोल और झुर्रीदार के मध्य में। अब कोई भी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य आप क्रॉस कराओगे तो उसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप हमेशा सेम रहेगा, समान ही रहेगा। जैसा कि यहाँ पर ये बताया अभी, जीन प्रारूप शुद्ध लंबा कितना है? 1, अशुद्ध लंबा कितना है? 2 और शुद्ध बौना कितना है? 1। जबकि लक्षण प्रारूप में कुल लंबे पौधे कितने हुए? 3 और बौना कितना हुआ? 1। अब इसी से एक 2 नियमों की यहाँ पर उत्पत्ति हुई। एक प्रभाविता का नियम कहलाता है और एक आपका पृथक्करण युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। तो सबसे पहले हम प्रभाविता के नियम को समझे। तो जैसा कि आप देखिएगा यहाँ पर जब हमने F1 पीढ़ी में हमने जो पौधे प्राप्त किए तो यहाँ पर सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, लेकिन एक कारक जो है वो बौना वो छिपा हुआ था और ये बौनेपन का कारक F2 पीढ़ी में जाकर के प्रकट हो गया। तो F1 पीढ़ी में प्रभावी कारक कौन है? कैपिटल टी। तो यही प्रभाव अपना दर्शा रहा है। अप्रभावी
कारक जो है बौनेपन का वो अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर रहा, इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। और ये जो बौनेपन का कारक है स्मॉल टी, वो F2PD में जाकर के स्वतंत्र रूप से शुद्ध बौने पौधे के रूप में हमको प्राप्त हो गया था, जैसा कि यहाँ पर शुद्ध बौना हमको एक प्राप्त हुआ। इसका मतलब F1PD में जो कारक छिपा हुआ था वो F2PD में जाकर के पुनः प्रकट हो गया, अर्थात पृथक्करण या वहाँ पर युग्मकों की शुद्धता पाई जाती है, वो उसको बोलते हैं हम पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब यहाँ प्रभावता के नियम को यदि हम देखें तो इस नियम के अनुसार जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1PD में विपरीत लक्षणों में से केवल वह लक्षण दिखाई देता है, एक लक्षण तो दिखाई देता है और दूसरा लक्षण क्या हो जाता है, छिप जाता है। आप देखो यहाँ पर F1PD में दोनों लक्षण आ रहे, माता का और पिता के, मतलब लंबा और बौना, लक्षण तो दोनों आ रहे, लेकिन एक लक्षण तो दिखाई दे रहा है और एक लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, बौना, दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, लंबा। अब जो लक्षण, दूसरा लक्षण छिपा रहता है, जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, प्रभावता का नियम। आप साधारण भाषा में ये समझ लो कि जब F1PD में हमको जो संतति प्राप्त होती है उसमें एक लक्षण हमको दिखाई देता है और एक लक्षण छिपा रहता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसी के अनुरूप पौधा होता है और वही प्रभावी लक्षण कहलाता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रभावता का नियम। लेकिन पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है कि F1PD में जो लक्षण छिपा हुआ था, जो प्रकट नहीं हुआ, वो लक्षण F2PD में प्रकट हो जाता है, मतलब वो पृथक हो जाता है। जैसे यहाँ पर बौनेपन का जो कारक है वो F1PD में छिपा हुआ है, दिखाई कौन सा दे रहा है, लंबा। प्रभावी कारक कौन है, लंबा, इसलिए सभी पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे। लेकिन जब F2PD में जा रहे हैं तो जो कारक F1PD में छिपा हुआ था वो भी F2PD में जाकर के क्या हो गया, प्रकट हो गया, पृथक हो गया, इसलिए इस नियम को दे दिया पृथक्करण का नियम। अब इसी के साथ मेंडल ने द्विसंकर संकरण को भी समझाया था और द्विसंकर संकरण में इसने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए, जैसे लंबा, पौधा लंबा और गोल, पौधा बौना और झुर्रीदार, जैसे बीज गोल और पीले, बीज झुर्रीदार और हरे। तो यहाँ पर लंबा और गोल, इनके मध्य क्रॉस कराया, बौना और झुर्रीदार, या फिर बीज गोल पीले रंग के का क्रॉस कराया, झुर्रीदार और हरे रंग के पौधे। तो ये दो दो विपर्यासी लक्षणों को लेकर के द्विसंकर संकरण का नियम दिया और इसमें भी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप यहाँ पर प्राप्त किए। तो द्विसंकर संकरण को हम अगली क्लास के अंतर्गत फिर समझेंगे। इसी के साथ जैसे ही ये कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के आएंगे कि इसमें से किस तरीके के हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चंस बनेंगे और क्या उनके आंसर्स होंगे। थैंक यू सो मच।